Hi friends, ट्रेडिंग डिसिप्लिन वेलकम्स यू इन 1 ईयर प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रोग्राम। दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग डिसिप्लिन के 1 ईयर प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रोग्राम में। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैंने अभी रिसेंटली जो एक इंटरडे सीरीज़ 1 जो है स्टार्ट किया है, उसका मैंने एक फर्स्ट वीडियो की इंट्रोडक्शन वीडियो आपके साथ शेयर किया था। और उस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो फर्स्ट सीरीज़ है ये एक फ्री वीडियो सीरीज़ है, जिसमें मैं इंटरडे ट्रेडिंग का आपको एक आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है मार्केट का, और वो इसलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की हुआ है। ओके। और हमारे पास जो वीडियो सीरीज जो 2 होगी, इंटरडे सीरीज़ 2 जो रहेगी, उसमें मैं कुछ स्पेशल चीज़ें बताऊंगा, जहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज, उनके सेटअप्स और कुछ बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें, जहाँ पे हम जो है बल्कि आप लोग मेरे साथ अंडर माय गाइडेंस आप लोग जो है स्टॉक मार्केट में जो है इंटरडे से आप प्रॉफिट बनाना शुरू करोगे, ठीक है। लेकिन वो एक प्राइवेट सीरीज़ होगी। उस सीरीज़ को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जो भी लोग, ये उन लोगों के लिए है जो लोग 1 ईयर प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रोग्राम में जुड़े हैं और जो लोग नए जुड़ना चाहते हैं, राइट। सो दोस्तों, आप इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हो अगर आप इस सीरीज़ का ये पार्ट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका जो हमारा जो 1 ईयर प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का पर्पज़ ही है कि जितने भी जो इंडियन जो ट्रेडर्स हैं, जो इवन जो कॉमन पीपल हैं जो इंडिया में, ठीक है, जिनको स्टॉक मार्केट का कुछ भी ABC पता नहीं है, लेकिन वो ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट उनकी लाइफ से कुछ भी उसका रिलेशन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। स्टॉक मार्केट जो है हमारी डे टू डे लाइफ का ही पार्ट है, और हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी, जो हमारे GDP, जो हमारे ग्रोथ हो रहा है, वो सब जो है वो सब स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट होता है, और उसके थ्रू वो हमारी लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है, राइट। कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम लोग हम ये बोलेंगे कि हमारा जो प्रेजेंट जनरेशन कैसा कर रही है और फ्यूचर जनरेशन कैसा करेंगी, और पास्ट में हम लोग कैसे थे। सो ये सब चीज़ें मार्केट में रिफ्लेक्ट होती हैं, और ये हर एक पर्सन की लाइफ से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इस वीडियो में सीरीज़ में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपका जो है आपके जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को समझ में नहीं आती है। और मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो मैं दोनों लैंग्वेजेस में बनाऊँगा, हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि कुछ फॉलोअर्स की कंप्लेंट्स होती हैं कि वो इंग्लिश नहीं समझ पाते, और कुछ लोगों का ये होता है कि वो हिंदी नहीं समझ पाते। सो दोस्तों, मैं ये वीडियो जो है दोनों उसमें बना रहा हूँ ताकि हर एक को इसका बेनिफिट हो सके। So friends, as you all know that I have started 1 year professional traders program in some 2 months back, and through this program I want to educate every Indian family about stock market. So there are many people in stock market. They come in stock market, and so many others who don't come in stock market, and they think those who come in market they have no knowledge, and those who don't come, they think that stock market is not related to their life, but it's not. Everything in our life is connected to stock market. So stock market is actually a reflection of the we can say the GDP growth of the country, we can say simply say. So it is connected, friends. Don't think that you're aware of you're not connected to this market. So whatever we do, whatever production, suppose we are running some business or some any kind of job or anything we are doing, so that is directly indirectly connected to stock market, right. So whatever you see means whatever good and bad happens in the country and the economy, and what all things are that happen, that are directly and indirectly connected to stock market and our life as well. Okay. So I will not waste time in all such things. So let us begin with what all I will do here. And so I have brought some simple questions for you, so that I can answer those questions, because these questions will be quite helpful for newbies to understand the stock market. So as I have already told, friends, this is the second video of the intraday series 1, and intraday series 1 is a free video series for everyone, so that I can make your foundation very very strong. In video series 2, we will give you some strategies, their concepts, some practical things, and so many other practical things in PDF files, Excel sheets, right. But that's a private video series, and everybody who has joined or will join us in 1 year professional traders program, so I will share those things with them only, right. So without wasting time, let us start with the first topic, that what are shares and stocks and shares.
So friends, this is a common question of the people, that what are stocks or shares. Many people don't know the meaning of a share or stock. So it's a very simple thing friends, it's not a different thing. Let me just read it by definition. If we go it, in order to grow and develop, companies need to invest in their businesses, and stock market provides them with an opportunity to raise money by selling parts of their businesses as shares, also known as equities, right? So I think friends, a very simple term. When companies want to expand, when they want their expansion for their businesses, so they want money for the growth of the company. So what they do, they approach stock market, which is a place that provides an opportunity for the companies to grow their businesses by selling some part of the business to public, or we can say investors. Okay, and it's just like a slice of cake. A share is exactly that. Simple friends, just like you might have seen, you suppose there's a birthday of someone, and when we go to birthday celebration, so what we do, we cut some cake, and we distribute it among, some part of that cake is distributed to all the people who are who have joined that for that party, okay, for birthday, okay, of some person. So if we get some part of the cake, so that is a share of the cake. So in the same way, when some companies listed in stock market, and it sells some parts of its business to public or investors, so the public are the people who buy those shares, they become the shareholders of the company. So it's that simple friends, means that is called share. So the part of the business the company sell to public or investors is called a share. Okay, suppose if you buy one, right, if you buy one, you own small part of that company and become a shareholder. So it's simple friends. So दोस्तों, अगर हम एक सिंपल क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि शेयर या स्टॉक मार्केट, या सॉरी हम शेयर्स की बात करते हैं कि शेयर क्या चीज़ है, तो क्योंकि हम स्टॉक मार्केट की बात करें कि यहाँ पे शेयर्स में डीलिंग होती है, तो शेयर क्या चीज़ है। सबसे पहले शेयर की अगर हम बात करेंगे, शेयर बहुत सिंपल चीज़ है दोस्तों। अगर एक कंपनी को जब भी क्या होता है कि कोई कंपनीज होती हैं और वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है, तो उनको पैसे की नीड होती है, ठीक है, उनको मनी चाहिए, और उस मनी को मतलब अर्न करने के लिए उनके पास से स्टॉक मार्केट उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कंपनीज को, कि आप हमारे साथ लिस्ट हो जाइए, और आप इसके थ्रू जो है आप लोगों तक जो है पूरे मतलब कि आप कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में आप जो है अपने स्टॉक्स को बेच सकते हैं, अपने शेयर्स को आप बेच सकते हैं। और जब भी कोई कंपनी क्या होती है कि जब शेयर मार्केट में वो रजिस्टर करती है अपने आप को किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ, हो सकता है वो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, NSE जिसको हम बोलते हैं, या हमारा जो BSE सेंसेक्स हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उनके साथ। और वैसे हमारे पास और भी बहुत स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। तो जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है, तो उस कंपनी को जो है अब ये राइट मिल जाता है कि अपना वो बिजनेस का कुछ पार्ट जो है लोगों को बेचें, और उसको बेच कर वो पैसा बनाएं। तो जब भी कंपनीज के पास वो अपना बिजनेस का कुछ पार्ट लोगों के साथ क्या करते हैं, मतलब शेयर करते हैं, या उसको बेचते हैं, मतलब तो उसका क्या हो जाता है, वो जो पार्ट, वो जितना पार्ट वो बेचते हैं, तो वो उसको हम एक शेयर बोलेंगे। ये चीज़ होगी, राइट। तो ये दोस्तों एक सिंपल सी बात है। जैसे मैं आपको एक बर्थडे केक एग्जांपल देता हूँ कि हम जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो एक केक को हम बहुत सारे पार्ट्स में काटते हैं अकॉर्डिंग टू कि हमारे लोग पास कितने जो है उस पार्टी को अटेंडेंट्स कितने हैं, तो वो हम उसको जब पार्ट्स में काटते हैं, तो हर एक पर्सन को कोई ना कोई पार्ट मिल जाता है, उस केक का कुछ हिस्सा मिल जाता है, तो वो शेयर हो गया उसका। तो इसी तरीके से जब हम कंपनी में भी कोई कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो हम उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। सो ये बहुत सिंपल सी टर्म है। अब दोस्तों मेरे पास एक एग्जाम्पल है, राइट। जैसे मान लो एक कंपनी जो है 100 शेयर्स क्या कर रही है, इशू कर रही है, और मान लो आप उसके 10 शेयर्स बाई कर लेते हो, तो मीन्स आप उस कंपनी के 10% स्टेक होल्डर बन गए, आप उस कंपनी के 10% आपने शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, राइट। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट क्या चीज़ है। सो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट कंपनीज जो होती हैं वहाँ पर उनके शेयर जो है ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स क्या होते हैं, वो एक साथ इकट्ठा होते हैं और वो अपने शेयर्स को बाई सेल कर सकते हैं। लेकिन 1995 से पहले जो ट्रेडिंग होता था, जो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होती थी, वो एक रिंग में खड़े होकर की जाती थी, ठीक है, जहाँ पे, और ये हाँ, एक बैनियन ट्री के अंडर ये होता था, राइट। एक बैनियन ट्री के अंडर लोग जाते थे, और वो उसके नीचे वो एक फिजिकल फॉर्मेट में उसके मतलब कि एक रिटन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट्स, वो लेते थे, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स लेते थे, और उसको लेके वो क्या बोलते हैं,
उनके पास मतलब कि जितना भी उन्होंने सपोज, जैसे मैंने कहा कि अगर एक कंपनी 100 शेयर्स इशू कर रही है और अगर मान लो 10 लोग वो मिल के वो शेयर्स खरीदते हैं 10-10 करके, तो वो सारे 100 के 100 शेयर उन्होंने खरीद लिए, तो उसके 10 पार्टनर हो गए, यानी कि 10 लोगों में 10 शेयर होल्डर्स हो गए, राइट। तो वो 10 लोगों के में वो डिवाइड हो गए, और हर एक जो पार्टनर है, हर एक जो शेयर होल्डर है, वो 10% का जो उसका स्टेक होल्डर बन गया, राइट। तो इस तरीके से वो, लेकिन वो पहले जो एक फिजिकल फॉर्मेट में होता था कि वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होता था, और वो लोग उस डॉक्यूमेंट को संभाल के रखते थे कहीं पे। और आपने ये चीज़ सुनी होगी कि कई बार ना जो हमारी फैमिलीज़ में जो हमारे मे बी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको हो सकता है इस चीज़ का नॉलेज भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कोई शेयर ऐसे खरीद लिए होंगे किसी कंपनी के। तो अगर किसी के पास ऐसे कोई कंपनी के अच्छे अच्छे शेयर्स अगर कोई हों या होते हैं, तो वो जब भी उनको बेचते हैं तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल मैं लूँगा कि जैसे कुछ लोगों के पास एक बार ऐसा हुआ कि एक फैमिली में एक मतलब किसी ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या किए थे कि उनके पास कोई शेयर्स उन्होंने ले लिए थे, ठीक है, और उनके पास वो फिजिकल फॉर्मेट में पड़े हुए थे, ठीक है। तो जब उनके मतलब आगे उनके मतलब उनकी डेथ के बाद उनके जो मतलब क्या थे, उनके जो आगे बेटे थे, उन्होंने भी उस स्पीच पे ध्यान नहीं दिया, और जब उनके जो पोता था, जो ग्रैंड सन थे, जब उन्होंने उसको देखा कि उनको एक डॉक्यूमेंट मिला, वो कहीं के उन्होंने संभाल के रखा था किसी बॉक्स में, किसी मतलब के किसी अच्छी जगह पे रखा था जहाँ पे उनके कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स होते थे, तो उन्होंने उसको खोल के जब देखा, तो उन्होंने देखा कि उस पर वो जो था वो मतलब कि उस कंपनी का नाम लिखा था, और वो कितने शेयर्स थे वो लिखा था, ठीक है। तो वहाँ पे MRF के शेयर्स लिखे थे फ्रेंड्स, ठीक है। तो उस टाइम पे वो कुछ 2-3 हज़ार के रेंज में वो था, और मतलब उन्होंने वो खरीदे थे, उनके पास कोई 100 के करीब शेयर्स थे। तो जब उन्होंने देखा कि उस शेयर की जो प्राइस थी मार्केट में, जब उन्होंने देखा कि वो 60,000 प्लस उसकी वैल्यू है एक शेयर की, तो उसको बेच के उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बना लिया। तो दोस्तों पहले ये फिजिकल फॉर्मेट में होता था, लेकिन अभी जो 1995 के बाद जो है, अभी जो है क्या बोलते हैं, अभी जो ट्रेडिंग है वो ऑनलाइन सिस्टम में होता है। उससे पहले ये एक रिंग सिस्टम होता है, मतलब कि एक लोग एक बैनियन ट्री के अंदर खड़े हो जाते थे, और वहाँ पर एक समझो एक रिंग बना के, और वहाँ पे वो शेयर्स बेचते थे। तो वो डिफरेंट वे था, राइट। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा सा आपको कंसेप्ट आ चुका होगा। फ्रेंड्स, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, what is stock market and share market? So stock market and share market are the same place first of all, and it's a platform where shares of different companies are traded, and it's a place where buyers and sellers gather to buy and sell stocks. But before 1995, people used to trade standing in a trading ring under a banyan tree, right? But after 1995, now the trading can be done through your computer terminals and at broker's office or on internet, so you can trade on your mobile as well. Okay, so it's that easy now, but before that it was traded in a different way, and that was, and that time, you know, you were offered some we can say written documents that you are holding some and such and such number of stocks of any company. So suppose if a company issues 100 shares, and you own 10 shares, means you buy 10 shares of that company, so you become 10% stakeholder of the company. And suppose 10 people buy 10 shares each, so means the whole company is the only 10 people are holding those, so those people become the promoters of the company. We can say those people are the promoters of the company. Now once promoters sell their shares to public, right, so this way they can make money once they sell the shares. So let us move on to next topic, friends. Next question I would say. So before starting to investing in stocks, it is important to learn about share market and how it works. And in India there are two primary exchanges, also called stock exchanges. Though there are various other stock exchanges also, but those are small exchanges at some, we can say, state level or a small level. But two main stock exchanges of the India are National Stock Exchange, also called NSE, and the Bombay Stock Exchange, also called BSE or BSE Sensex. Right, and investment is a key to your safe and secure future. Right, before, however, to overcome the impact of inflation, as you know, the inflation grows every year. The inflation remains about 5 to 6 or 7%. Sometimes it may go up to 8% as well. Okay, so if you are investing in some ordinary financial instruments, like you are putting your money in, let us say, in saving accounts or in FDs, so you will get a return nearing 5 to 6%. So if we deduct the inflation out of that, so your you know, we can say that you will your earnings will be almost zero, or you will not earn anything, or maybe you are earning 1% or 2% hardly. So that's not the right way to invest. Doing FDs or saving money in we can say saving accounts is not the way. But you know,
To get some extra out of your investment, share market offers you lucrative opportunity of purchase and trade of securities such as stocks and options. So investors must understand the working of the share market or the stock market, because it's a place where stocks normally can give a return up to 20%. Okay, if you understand the things rightly and you buy at right time, so easily they can give us. No, I'm saying of just normal return of the stocks in long term is somewhere around 20%. It may be higher as well, but in shorter time it can give very high returns as well, and they can double or triple your money. We say they can give us multi-bagger returns also, but overall, and if we go for long term, so they can give us around about 20% return. Whereas if we talk of some like PPF accounts and some other investment option, that we can say these are the plain old financial instruments, so their returns are not very good. Their returns may be up to 5 to we can say somewhere 8-9% or 10% maximum, but if we deduct inflation, that is normally 6% 7%, so we will get hardly 2 or 3% returns. So in long run your investment will be we can say negligible. You will just have some saving but no return. So if you go to history, so Dalal State it has started in 1854, and as a permanent location, BSE established the Native Share and Stock Broker Association in 1875. In 1856, BSE became the first stock exchange to be recognized under the Securities Contract Act, and in 1993 NSE recognized as a stock exchange. In 2000, commencement of internet trading at NSE, and same year the commencement of derivative trading, that is index future trading, started in the same year. In 2001 the BSE started डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग. सो दोस्तों अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाते तो 1800 के बाद जो हमारा स्टॉक मार्केट का सबसे पहले 1854 में दलाल स्टेट का एक परमानेंट लोकेशन बना था, और 1875 में जो है बीएससी को एक नेटिव शेयर और स्टॉक एसोसिएशन ब्रोकर बन गया, ठीक है. और 56 में बीएससी जो था, जो सबसे पहले जो है एक सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो था स्टॉक एक्सचेंज बना, और 93 में एनएससी जो था एक स्टॉक एक्सचेंज बना. 2000 में एनएससी में इंटरनेट ट्रेडिंग, और सेम ईयर में डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, और 2001 में बीएससी में डेरिवेटिव ट्रेडिंग की स्टार्टिंग हुई थी. तो ये कुछ ब्रीफ हिस्ट्री थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था. चलते हैं अगले. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है. सो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आपने एक सुना होगा कि कुछ प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट्स की हम बात करते हैं. तो प्राइमरी मार्केट क्या है और सेकेंडरी मार्केट क्या है. व्हाट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. ओके, सॉरी. So friends, when a company comes out with an IPO, you must have heard about IPOs. That is called initial public offering. Means जैसे मैंने I told you that once a company lists itself in some stock exchange. So once a company is listed in some stock exchange, so it comes as a by offering a we can say IPO, right? So when company offers an IPO, so that it has to we can say register with the stock exchanges like Bombay Stock Exchange or we can say NSE National Stock Exchange. So once that company is listed with any of the stock exchanges, that becomes the primary market. This is called primary market. So in primary market, companies register themselves in some stock exchange, right? And the normal purpose of an IPO is to list the stocks in the share market. Once the shares get listed, it starts trading in the secondary market. Means now those shares are available to public or investors for buying and selling as per their requirements. Okay, and buying and selling shares is largely like buying and selling anything, friends. Just like you go to market, suppose you want to buy some we can say fruits, vegetables, or something like rice, anything, pulses, any other things. Okay, it may be anything, friends, some sweets and other things. So just like we go to market, we buy some things from market. So in the same way, when we are buying shares, means we are buying something like normally we are buying some vegetable or something. Okay, but here we have to buy this thing from we can say listed companies and through stock exchanges and through brokers. Okay, सो दोस्तों अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं, तो जब भी कोई कंपनी सबसे पहले अगर अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहती, तो उसको अपने स्टॉक्स को सबसे पहले कंपनी को किसी एक्सचेंज के साथ अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है. तो जब एक कंपनी अपने आप को किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर करती है, तो वो बन जाता है प्राइमरी मार्केट, जिसको हम कहते हैं कि वो एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाता है
जिसको हम आईपीओ बोलते हैं। और आईपीओ का पर्पज़ ही है कि वो स्टॉक सब अपनी कंपनी के शेयर्स को वो क्या करें, लिस्ट करें, मतलब कि वो पब्लिक को वो अवेलेबल करें। और एक बार जब एक कंपनी लिस्ट हो जाती है वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट बन के, और जब वो लिस्ट हो गया तो उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो जिसको हम ट्रूली शेयर मार्केट बोलते हैं ना, वो सेकेंडरी मार्केट होता है। क्योंकि शेयर मार्केट में जो है सेकेंडरी मार्केट में हम वो जो जनरल पब्लिक है, रिटेलर्स हैं, या कोई भी बड़े लोग हैं, म्यूचुअल फंड हाउस कुछ भी है, यानी कि ये कंपनीज नहीं है, ठीक है। जो कंपनी अपने बिजनेस एक्सपैंड कर रही है वो अपना जो है शेयर, बिजनेस का पार्ट लोगों में बांट रही हैं, सेल कर रही हैं अपने एक्सपेंशन करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी तो वो लोगों का पैसा भी ग्रो होगा, ठीक है। तो यही इसका मतलब तरीका होता है। और ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप मार्केट से कोई सब्जियां खरीदते हो या कुछ भी चीज़ें आप खरीदते हो, स्वीट्स खरीदते हो, कोई भी चीज़ आप डे टू डे लाइफ में खरीदते हो, कोई अपने लिए ड्रेस परचेज करते हो, तो बिल्कुल ये वैसे ही इसमें भी बाइंग और सेलिंग होती है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ आर शेयर्स priced in the market and who determines the prices? So friends, market determines the price of the shares. Normally the share prices go up when the company is growing very fast, or it is earning very good profits, or it gets new orders. As demand for the stock picks up, more investors wants to buy the stocks at higher prices, and that is how the price goes up. So price of shares is determined by डिमांड एंड सप्लाई। सो इट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई फ्रेंड्स। सो अगर हम ये बात करें कि स्टॉक्स की प्राइस जो है कैसे वो मतलब कि शेयर कैसे प्राइस किए जाते हैं और उनकी प्राइस जो है कैसे डिटरमाइन होते हैं, कौन से फैक्टर जो स्टॉक्स की प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि स्टॉक की जो प्राइस है, जो मार्केट है, वो स्टॉक की प्राइस को, शेयर प्राइस को डिटरमाइन करता है। ओके, तो जैसे क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी, एक अच्छी जो कंपनी, जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी आ रही है, मतलब कोई भी कंपनी है, जब वो कंपनी क्या हो रही है, जब उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट रेट से होने शुरू हो जाती है, जब वो अच्छे से प्रॉफिट बनाना शुरू करती है, जब उसको नए नए ऑर्डर मिल जाते हैं, जब उसकी सेल बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। जैसे जैसे कंपनी की जो है बिजनेस बढ़ रहा है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो उसके स्टॉक्स की प्राइस बढ़ जाती है। और अगर कोई लोग जिनके पास वो शेयर्स हैं कंपनी की, जब उनकी स्टॉक प्राइस बढ़ जाती है, अगर उसको वो बेचते हैं, तो जितना भी उनका डिफरेंस होता है कि उनकी बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस होता है वो उनका प्रॉफिट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चार्जेस भी होते हैं, उनको चार्जेस को काट के आपको जो पीछे पैसा बचता है वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डिमांड का कंसेप्ट है। जैसे मान लो आपको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ डे टू डे लाइफ में। जैसे आपने देखा होगा कि कभी आपने सुना होगा, जैसे अभी देखो कोई न्यू सीजन, अगर हम मैंगो की, अगर हम इस टाइम पे अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो अभी मैंगो की प्राइसेस जो है, जैसे अभी जो मैंगो है, ये जो वाटरमेलन है, ये चीज़ें अभी नए नए मार्केट में आ रही हैं, ठीक है। अभी समर सीजन चल रहा है, ठीक है, जून का मंथ है, और आपको पता है इन चीज़ों की प्राइस, क्योंकि ये चीज़ें अभी गर्मी पड़ रही है और मार्केट में ये चीज़ें आ रही हैं, और अभी इनकी सप्लाई कम है, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन अभी आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। फार्मर्स इनको ग्रो कर रहे हैं, तो इनकी प्रोडक्शन अभी कम है। तो जैसे जैसे इनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, मतलब कि अभी तो इनकी प्रोडक्शन कम है लेकिन इनकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि लोग जो इन चीज़ों को कंज्यूम करना चाहते हैं। तो जब लोग फ्रूट्स को कंज्यूम करना चाहते हैं, मैंने फ्रूट्स के एग्जांपल ही आपको मैंगो और वाटरमेलन की एग्जांपल दे रहा हूँ, कि जब इनकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, लोग इनको कंज्यूम करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ों के प्रोडक्शन अभी कम है। तो शुरू में आपने देखोगे कि कोई भी फ्रूट्स, कोई भी चीज़ें मार्केट में, इवन सब्जी की भी अगर हम बात करें, तो वो इनिशियली उसकी प्राइस हाई होती है, ठीक है, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई अभी, मतलब उसकी प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन कम है मतलब सप्लाई कम है, क्योंकि जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन अभी प्रोडक्शन कम है, सप्लाई कम है, लेकिन उसको कंज्यूम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग उसको खाना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं, तो उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो जब भी किसी चीज़ की डिमांड होती है, आपने देखा होगा कि उस चीज़ की प्राइस हाई होती है। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे सीज़न चेंज होता जाएगा और ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन होती जाएगी, तो क्या होगा कि इन फ्रूट्स की जो प्राइसेस है वो बहुत कम हो जाएंगी। जैसे अगर हम मैंगो की बात करते हैं, अभी मैंगो अप्रॉक्सीमेटली 80 रुपीज़ के अराउंड है पर केजी, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी तो क्या हो जाएगा, डिमांड तो उतनी रहेगी, लेकिन डिमांड में तो कोई इंक्रीज़ नहीं होने वाला है, ठीक है। डिमांड हो सकता है कम हो जाए आगे चल के, ठीक है, डिमांड कम हो सकती है, लेकिन जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा कि उन चीज़ों के, या इसमें हाँ एक चीज़ तो ये होगी प्रोडक्शन का है। जैसे मान लो एक देखो, इसमें दो बातें फ्रेंड्स, एक तो हो गई कि उनकी क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो उससे प्राइस बढ़ेगी। जैसे डिमांड कम हो जाएगी, मतलब कि सपोज कंज्यूम करने वाले लोग उतना ही हैं, वही लोग कंज्यूम करना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी सप्लाई बढ़ गई, जैसे उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ज़्यादा चीज़ें बन गई, इनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, मतलब कि डिमांड चाहे उतनी रहे लेकिन उसकी सप्लाई ज़्यादा होने से उसकी प्राइस जो है कम हो जाएगी।
और एक चीज़ और है जो उसकी प्राइस को कम करेगा फ्रूट्स की, वो बात है जैसे मान लो इन चीज़ों को एक टाइम होता है। जैसे मान लो एक सपोज कर लो एक मैंगो, मान लो मैक्सिमम जो है 10-15 डेज तक अगर मैंगो हम एक बार हमने उसको फ्रूट ट्री से निकाल दिया तो वो 10-15 दिन के लिए ही वो सेफ रह सकता है, ठीक है। उसके बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। और अभी ड्राई सीज़न में चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती, लेकिन जैसे मानसून सीज़न आएगा, जब ह्यूमिडिटी कंटेंट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, चीज़ों को ख़राब होने में क्या होगा, वो जल्दी ख़राब होने लग जाएंगी। तो जब उनका स्पॉइलेज का बल्कि उनका जो ना क्या उसको हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा देर तक प्रिजर्व नहीं रह सकते, तो वो ख़राब होने का उनका खतरा हो जाएगा। तो जो मतलब जो लोग इसको बेचना, जिनके पास ये चीज़ें, जो इसी जिनका बिजनेस है, यानी कि जिनके पास खुद से फ्रूट है या कोई सेलर्स हैं, तो उनको वो चीज़ सस्ते में बेचनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अब उस चीज़ का ख़राब होने का खतरा, अगर वो ख़राब हो गया तो टोटल मनी वेस्ट है। तो वो क्या करेंगे, वो आपको थोड़ा सा उसको सस्ता करके दे देंगे ताकि वो आपको, आप उसको मतलब ले लो और उनको उनका भी फ़ायदा हो जाएगा कि वो उनका टोटल लॉस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें वो चीज़ सस्ते में मिल जाएगी, तो यानी कि उसका हम ये कहेंगे कि सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी, तो उस चीज़ की प्राइस कम हो जाएगी। तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल वैसे ही काम करता है। आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो है कि स्टॉक इंडाइसेस क्या है। तो सिंपल फ्रेंड्स, अगर आपने अपने नोटबुक्स पे, बुक्स पे कभी देखो कि इंडेक्स बना होता है, इंडेक्स में हम चैप्टर्स के नाम लिखते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि कौन कौन से चैप्टर्स इस किसी पर्टिकुलर बुक के, साइंस के, इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के, एक चैप्टर्स की लिस्ट बनी होती है, वो उसको इंडेक्स बोलते हैं हम लोग। तो वैसे ही यहाँ पर जो है, तो और वो एक बुक के अलग अलग, मतलब कि हर एक देखो, इंग्लिश की बुक का अपना इंडेक्स है, मैथ की बुक का अपना इंडेक्स है, वैसे करके यहाँ पर भी स्टॉक इंडाइसेस होते हैं। इंडाइसेस जो है इंडेक्स का प्लूरल है, ठीक है, राइट। तो जैसे आप देखो यहाँ पे बहुत सारे इंडाइसेस है। जैसे मान लो आपने सुना होगा कि BSE सेंसेक्स है जिसके 30 स्टॉक्स हैं, NSE जो है उसके 50 स्टॉक्स है, तो ये इंडाइसेस हो गए। इस तरीके से FMCG, एनर्जी, ऐसे डिफरेंट मार्केट कैप के हिसाब से भी इंडाइस है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सारे इंडाइसेस ऐसे करके। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक इंडाइसेस। So stock indices word is the plural of the index, and index is the content of the, we can say, something. Let us say it's we can say it's a list of something. Here in stock market we talk as index as a we can say list of shares of the Indian stock market. So there are thousands of companies listed in stock market, but some similar stocks are grouped together and that becomes the index. So if we talk of the BSE Sensex, it includes 50 stocks. So BSE Sensex is an index which includes 30 stocks, and in the same way NSE comprises 50 stocks. So NSE is a index which comprises 50 stocks. There are other indices like FMCG, energy, metal, then on basis of market cap like large cap, small cap, mid cap. So these are the indices. So simply if I take you an example, I give you an example of the index of your book, or you maintain an index of the notebooks as well. So let us talk of some mathematics book or science book or English book. So you might have seen a list of some chapters included in for a particular class, for a particular level. So that is the index of that particular subject. So in the same way, it's we can say it's a collection of similar stocks, similar things. So I think you have got this concept very easy. Now what is online trading and what is offline trading? So these are the two terms people are confused with. So online trading is actually buying and selling shares on the internet, sitting in comfort of your home or in office. You just need to log into your trading account and you can buy and sell shares. Okay. And in offline trading, you have to visit your broker's office or by calling the broker on telephone. So this is how we can do online and offline trading. Mean online, just like you might have heard someone is online, means someone is on internet using some WhatsApp or Facebook. So we would say the person is online. But when person has disconnected from Facebook or disconnected the internet services for the mobile or so we can say laptops, so that becomes offline. Okay, so in the same way. ओके सो दोस्तों, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इंटरनेट का यूज़ करके, अगर आप घर में बैठ के या ऑफिस में बैठ के अगर आप कोई शेयर्स को बाई सेल कर रहे हैं, तो वो हम बोलेंगे उसको वो ऑनलाइन ट्रेडिंग है। और अगर आप किसी ब्रोकर के ऑफिस में जाके या उसको फ़ोन करके कोई शेयर्स आपके पास हैं तो उनको सेल कर रहे हैं, या अगर आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो वैसा अगर आप कर रहे हैं तो इसको हम ऑफलाइन ट्रेडिंग बोलेंगे। तो ये डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इज़ द ट्रेडिंग अकाउंट सेम एज द डीमैट अकाउंट। ये क्वेश्चन है कि क्या ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट सेम है। सो फ्रेंड, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स।
trading account and demat account is different, but whenever we normally we talk of the demat account. So whenever we open a demat account, trading account is also opened along with a demat account, and you know that is connected to your some bank account. So there are three accounts connected. We can say bank account, trading account, and the demat account. Okay, trading account is where you execute your buy and sell trades. So as the name is trading, means you are buying and selling. Okay, something you buy and sell something, that's called a trade or business. You are doing some deal, you are doing some transaction. Okay, and the demat account is where your shares are held in custody. Means suppose you have bought some shares of your trading in your trading account, your bank when you have bought some shares. So once you have bought some shares, so those shares that you have bought, so they will be reflected in your demat account as your holdings. Okay, so this is simple concept of demat and trading account, but both are different. Trading account is used for trading, that is for buying and selling, but demat account, that is the account that shows your holdings. Once you have something and you have bought some shares, so those you become the shareholder of those companies. Okay, and your holdings will be seen in your demat account, right? But once suppose you want to sell those shares, so you will once you sell, you do a transaction, so that become your trading account. So through trading account we are able to buy and sell, but holdings are maintained in demat account. So सिंपल अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप बाय या सेल कर सकते हैं शेयर्स को। डीमैट अकाउंट में आपके जो शेयर्स आपके पास हैं वो आपके होल्डिंग में आ जाएंगे, आपको शो होंगे आपकी कस्टडी में, मतलब कि आपके पास, आपको पता चला कि आपके पास कौन से शेयर है। लेकिन जब भी आपको उन शेयर्स को बेच के प्रॉफिट लेना है या आपको पैसे की नीड है, तो आपको उनको बेचना पड़ेगा। जब आप उनको बेचेंगे तो वो उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट काम आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। सो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग रेफर्स टू शॉर्ट टर्म बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, whereas investment refer to long term buying of shares. A trader normally tries to earn the money rapidly, whereas the investor tries to buy a good stock in the share market and waits for the stock price to appreciate. ओके, सो अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो देखो, जो ट्रेडर है वो शॉर्ट टाइम में क्या करना चाहेगा कि कोई भी स्टॉक्स को लेके और उनको जल्दी से, मतलब कि उनको क्या करके शॉर्ट टाइम छोटे छोटे गेन लेके छोटा सा पैसा बना के वो उसको बेच के प्रॉफिट बना लेगा। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है वो स्टॉक्स को लॉन्ग टाइम के लिए क्या करता है, वो उनको बाई करके होल्ड करता है, और जब वो उनकी बहुत अच्छी उसको वैल्यू मिल जाती है तो तब वो उसको बेचते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो अगर हम बात करेंगे, ट्रेडिंग जो है वो 1 मिनट से लेके 10 मिनट की, 5 मिनट की, 1 घंटे की, 2 दिन की, 3 दिन की, मिल के अगर हम बात करें तो ऐसे होता है। या मिल के आप मान के चलो कि 2-3 महीने की भी ट्रेडिंग हो सकती है। ठीक है, राइट। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों ये सालों की होगी। ठीक है, मिनिमम 1 ईयर प्लस होगा। ठीक है, 1 ईयर 2 ईयर्स। ठीक है, तो ऐसे करके अगर हम बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नॉर्मली हम कहा जाता है कि राइट इन्वेस्टमेंट होता है कि मिनिमम 3 to 5 ईयर्स, मिनिमम 3 to 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप मतलब कि मान लो आप रोज़ बेच रहे हो, सेल कर, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हो। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए, अगर आप कोई शेयर्स को बाई करते हो, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हो और उस लॉन्ग टाइम के बाद जब उनको सेल करते हो तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, राइट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज सेटलमेंट। सो देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज सेटलमेंट। सो सेटलमेंट इज द प्रोसीजर वेयर द बायर्स प्रोक्यूर द शेयर्स एंड सेलर्स रिसीव देयर मनी। इंडियन शेयर मार्केट्स अडॉप्ट द T+2 day settlement, which means the transaction are completed on day 1 and settlement of these trades must be completed within 2 working days from day 1. सो दोस्तों, सेटलमेंट प्रोसीजर जो है एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे जो है एक बायर को अपने जो है शेयर्स मिल जाते हैं और सेलर को उसका पैसा मिल जाता है। क्योंकि देखो, जब आप कोई मैंने जैसे आपको आईपीओ का एग्जांपल दिया, कंपनी ने अपने शेयर्स बेचे, तो जब कंपनी हमें शेयर बेच रही है तो आप जो बायर्स है उनको खरीदेंगे। जब कोई भी पर्सन उसको खरीदेगा, ठीक है, तो वो उस पर्सन के अकाउंट में आ जाएगा, उसके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, उसकी होल्डिंग में आ जाएगा वो। लेकिन जब हमने किसी से हमने कोई चीज़ शेयर खरीदी है तो हमने उसको पैसा देना, तो वो पैसा जो उसको जब मिलेगा तो वो उसको हम कहेंगे उसका सेटलमेंट हो गया। तो हमने तो देखो, जब हम कोई भी बाइंग करते हैं अपने टर्मिनल पे बैठ के, हम ब्रोकर के थ्रू या अपने मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, जब हम क्या करते हैं अपने अकाउंट डीमैट अकाउंट के थ्रू जब हम ट्रेडिंग करते हैं, हमको शेयर्स खरीदते हैं, तो हम लोग उसको इमीडिएटली बाई करते हैं, राइट। लेकिन उसको क्या होता है कि उसको T+2 डे का सेटलमेंट का, यहाँ पे जो हमारी इंडियन मार्केट में ऐसा होता है कि हमारे पास जिस दिन आपने T फॉर ट्रेडिंग डे +2 मोर डेज, यानी कि जिस दिन आपने शेयर्स को खरीदा है उसके 2 वर्किंग डेज के बाद वो आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे।
ठीक है, और उसी टाइम के अंदर जो है जो सेलर होगा वो उसको वो पैसा उसका पैसा मिल जाएगा, ठीक है, आपको अपना शेयर आपका शेयर मिल जाएगा और जो बेचने वाला है उसको उसका पैसा मिल जाएगा। तो ये होता है, इसके लिए 2 वर्किंग डे चाहिए। बल्कि जिस दिन आपने सपोज आज आप कर रहे हो, आज क्या बोलते हैं, आज मंडे है सपोज, ठीक है, तो आज मंडे है तो उसके क्या होगा, अगर मान लो ट्यूसडे और वेडनेसडे वर्किंग है तो आपको आपके वो शेयर्स होंगे वो वेडनेसडे को आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज का दिन प्लस 2 और दिन, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, तो इसको हम बोलेंगे सेटलमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेबी क्या चीज़ और सेबी का रोल क्या। सो एक और क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, व्हाट डज द सेबी डू? Stock market, as you know, stock markets are risky, hence they need to be regulated to protect investors. Okay, and the Security and Exchange Board of India, also called SEBI, is mandated to oversee the secondary and the primary markets in India since 1988, when the government of India established it as the regulatory body of stock markets. Within a short period of time, SEBI became an autonomous body through the SEBI Act of 1992. SEBI has the responsibility of both development and regulation of the market. It regularly comes out with comprehensive regulatory measures aimed at ensuring that end investors benefit from safe and transparent dealings in securities. And its basic objectives are protecting the interest of investors in stocks, promoting the development of the stock market, and regulating the stock market. So these are some of the main objectives of the stock market and there its powers and responsibilities. So I hope you have got this idea. So friends, अगर हम स्टॉक सेबी की बात करेंगे तो सेबी के ऐसा देखो, स्टॉक मार्केट को कहा जाता है कि एक रिस्की मार्केट है, और यहाँ पे क्योंकि हम फाइनेंस के साथ डील कर रहे हैं, हम अपने मनी के साथ डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी मतलब कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यानी कि बहुत सारे स्कैम हो सकते हैं, बहुत सारा यहाँ पे ऐसी चीटिंग्स हो सकती है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे सेबी बना। तो सेबी जो है इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसको 1988 में इसको जो है मतलब प्राइमरी स्टॉक मार्केट को ओवरलुक करने के लिए, उसको ओवरसी करने के लिए बनाया गया था। और 1992 में ये एक फुल मतलब कि एक ऑटोनॉमस बॉडी, मतलब इसको पूरी इसको पावर मिली है कि अभी सेबी जो है अपने पूरा जो है हर एक मार्केट के ऊपर वो अपना कंट्रोल कर सकते। तो ये इंडियन मार्केट के जो जितना भी आप कुछ भी कर रहे हो, आप इंश्योरेंस खरीद रहे हो, कुछ भी चीज़ें, तो जितने भी फाइनेंस के साथ रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इंश्योरेंस हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, जो भी चीज़ें, या बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, बैंक्स, ये सब चीज़ें जो है सेबी से जुड़ी हुई है। तो यानी कि इन सब के ऊपर पूछने वाला जो है सेबी। तो सेबी का जो मेन पर्पज़ है कि वो इन्वेस्टर्स को क्या करता है, मतलब उनको प्रोटेक्शन देता है, उनका इंटरेस्ट डेवलप करता है, और वो स्टॉक मार्केट की डेवलपमेंट में, उसके रेगुलेशन में, उसकी प्रमोशन में रोल प्ले करता है। तो ये सेबी का काम है। ओके, सो अगर आप इसको एक छोटा सा मैंने एक डायग्राम बना के स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट, सो यू कैन सी स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट, देयर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, देन स्टॉक एक्सचेंज लाइक BSE and SE, and stock regulator, that is SEBI, and broker. So now comes the broker also. So friends, are the equity market and the derivative market are the one and the same? So people are confused. What are equity market? What are derivatives market? Equity market is actually the share market, and you know both equity market and the derivative market are the parts of the share of the stock market, we can say, but the difference lies in the products they trade. The equity market deals in shares, whereas the derivative market deals in futures and options. But the futures and option are dependent on the underlying assets like equity shares. ओके, सो दोस्तों इक्विटी और शेयर मार्केट डेरिवेटिव मार्केट में मेन डिफरेंस यही है कि जो देखो इक्विटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट हम जिसको बोलते हैं, लेकिन जो डेरिवेटिव मार्केट है, जहाँ पे इक्विटी मार्केट में हम लोग सिर्फ कैश में शेयर्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। जो अगर हम डेरिवेटिव मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्यूचर्स और ऑप्शंस होते हैं, यानी कि हम फ्यूचर में क्या होगा वो चीज़ हम देखते हैं कि अगर हम हमें लगता है किसी चीज़ की प्राइस ऊपर जाने वाली है, ठीक है, तो वो हम उसका पहले से उसको खरीद लेंगे, वो उसका एक हम उसका वो करेंगे, तो मतलब उस तरीके से अगर हम डील करेंगे तो वो फ्यूचर्स में हो गया। जब फ्यूचर्स और ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लार्ज कलेक्शन ऑफ जो है आपको शेयर्स को खरीदना पड़ता है, जिसको हम लॉट साइज बोलते हैं। तो लॉट साइज के हिसाब से आपको किसी चीज़ को खरीदना पड़ता है, लेकिन जो इक्विटी मार्केट है यहाँ पे आप एक शेयर को भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। Fundamental analysis is about understanding the business of the company, its growth prospect, its profitability and its debt, etc. Whereas in technical analysis, we focus more on charts,
and patterns and try to find out past patterns to apply for the future. Fundamentals are used more by investors while technicals are used more by traders. So अगर हम दोस्तों टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है यहाँ पे जो है कंपनीज जो है हम लोग कंपनी के जो बिजनेस का समझते हैं कि कंपनी की ग्रोथ कैसे हो रही है, ग्रोथ प्रैक्टिस क्या है, कंपनी का प्रॉफिट कैसे आ रहा है, कंपनी के पास कितना डेट है, कितनी एसेट्स हैं, ठीक है, कंपनी कैसे अपने बिजनेस एक्सपैंड करे, तो हम उसको फंडामेंटली स्टडी करते हैं, बैलेंस शीट क्या है, वो चीज़ें हम स्टडी करते हैं। लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस है यहाँ पे हम सिर्फ चार्ट्स देखते हैं और चार्ट से हमें पूरा पता चलता है कि क्योंकि चार्ट्स पूरी हिस्ट्री बताता है स्टॉक का, तो हम उसके डिफरेंट जो पैटर्न्स बन रहे हैं उनके जो पास्ट में जो कोई पैटर्न बना है, कोई प्राइस चार्ट है, उसको देख के हम उसको सेम वैसा ही मूवमेंट हम फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो प्रेजेंट प्राइस मूवमेंट्स हैं स्टॉक मार्केट की वो पास्ट प्राइस मूवमेंट के बेस्ड है। यानी कि जो जैसे एक आपने सुना होगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो जैसे हिस्ट्री रिपीट होती है स्टॉक मार्केट में माना जाता है कि जैसे पीछे हुआ है वैसे फ्यूचर में भी होने की एक पॉसिबिलिटी मानी जाती है, प्रोबेबिलिटी। हम ये चीज़ को श्योर नहीं कि वो सेम होगा, बट पॉसिबिलिटी है। और जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको इन्वेस्टर्स फंडामेंटल को ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो ट्रेडर्स होते हैं वो टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन अगर हम दोनों चीज़ों को मिक्स करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि हाउ टू इन्वेस्ट विद लिटिल मनी इन इंडिया इन द शेयर मार्केट। सो देर इज नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज यू कैन इवन बाई वन शेयर ऑफ ए कंपनी। एंड सपोज इफ द स्टॉक ऑफ ए कंपनी इज प्राइस्ड एट ₹100 and you just want to buy one share, so you need just ₹100 only. So it's that simple. You don't need a big money. But yes, of course there is brokerage and some other charges also. Some charges will be extra. And why do we have to pay those charges called statutory charges to the broker? So actually the charges like GST, stamp duty, SST are imposed by the government. Broker just collect those payments and on behalf and we can say on your behalf and deposit it with the government. So broker has nothing to do with those charges. Broker just get brokerage for the services that the broker provides. So दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हम लोग देखो यहाँ पे हमारे पास एक मिनिमम सब अमाउंट, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, यहाँ पे कोई बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं। अगर आप मान लो किसी कंपनी का शेयर ₹100 पे चल रहा है या ₹50 पे चल रहा है और अगर आप उसको खरीदना चाहते हो तो आपके पास ₹50 भी होंगे या तो आप उसका एक शेयर खरीद पाओगे, या अगर आप ₹100 का स्टॉक है तो आप ₹100 में उसका एक स्टॉक खरीद लेंगे। तो ये इसके लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, आप किसी भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कहा कि अगर आप एक कंपनी का स्टॉक एक ₹100 पे उसकी प्राइस चल रही हो तो अगर आप एक शेयर खरीदना चाहते हो तो आपको ₹100 चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने शेयर खरीदते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपका अमाउंट है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ब्रोकरेज और कुछ चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे, और वो चार्जेस जो है ब्रोकर जो है आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को मतलब कि वो गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा, तो वो इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हमारा मार्केट काम करेगा। अब यहाँ पे ब्रोकर का क्या रोल है? सो फ्रेंड्स, ब्रोकर जो आपको बाय और सेल ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। यानी कि समझो आपके लिए बायर्स, अगर आपके पास मान लो आपने शेयर खरीदना है तो आपको खरीदना है तो आपको सेलर्स मिलने चाहिए, और अगर आपको शेयर्स बेचने हैं तो आपको बायर्स मिलने चाहिए। तो ब्रोकर का रोल सिर्फ इतना ही है कि वो आपके लिए बायर्स और सेलर्स को ढूंढता है, ओके। और मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कि ऐसे होते हैं कि बहुत से, देखो दो टाइप के ब्रोकर्स ऐसे होते हैं कि हम इसको कहते हैं कि फुली पेड ब्रोकर्स और डिस्काउंट ब्रोकर्स बोलते हैं। सो फुली पेड ब्रोकर्स जो होते हैं वो लोगों को यानी कि जो ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को बाय और सेल आइडिया भी देते हैं कि वो आपको डिफरेंट स्टॉक्स का आपको वो बोलेंगे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, कि बिगिनर्स को वो असिस्ट करते हैं कि आप कौन से स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, और उसकी वो जो सर्विस देता है वो उसके लिए आपका ब्रोकरेज मतलब कि वो आपको पे करता है। लेकिन अगर वो आपको सर्विस ज़्यादा दे रहा है, ज़्यादा सर्विस दे रहा है, आपको स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा है, आपको असिस्ट कर रहा है, तो उसकी वो जो है ब्रोकरेज भी ज़्यादा बनेगी। सिंपल है। और अगर कोई आप डिस्काउंट ब्रोकर से जुड़े हो तो डिस्काउंट ब्रोकर आपको कोई एडवाइस नहीं देगा कि आप कौन से शेयर खरीदो और कैसे कुछ, तो वो आपको खुद से करना पड़ेगा, तो उसकी ब्रोकरेज कम पड़ेगी, राइट। सो दोनों ब्रोकर डिफरेंट है। सो फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द रोल ऑफ ए ब्रोकर इन द शेयर मार्केट। सो ब्रोकर हेल्प यू एग्जीक्यूट योर बाय एंड सेल ट्रेड्स। Suppose there is a person who wants to buy stocks of some company, so broker help you find the sellers, because if someone sells then only you can buy,
Okay, and if you have some stocks of the company and you want to sell, so then broker will help you find buyers. So in that case you are seller and someone is buyer, so you must get that buyer at that price. Once that price matches, it depends on your price. Suppose you want to buy some you want to sell something at 100, and until there is a we can say buyer who wants to buy you, who can offer 100 rupees for buying that stock, so only till that time the trade will not be executed. Okay, so it's that simple, friends. And whatever, there are two types of broker. One is called discount broker, and other is called fully paid broker or paid brokers. So paid brokers are generally, they help in investing, they recommend some stocks of the companies. Okay, they assist you in trading, they assist you in investment, they give you we can say some advice also. They give some time to time, they give you some stocks also. So for that they you charge you more. That's called your the brokerage. But there are other brokers called discount brokers. We do not give you any we can say recommendation or any assistance in buying and selling or in finding stocks. So you have to do it at your level, but for that they will charge you less brokerage. Okay, so this is the difference between broker. Okay, now friends, the question is, what is a demat account? Many people don't know that what is demat account and why should we have a demat account. So full form of demat account is dematerialized account. Demat account is a facility that allows investors to hold shares in an electronic form. A demat account actually acts exactly like a bank account, which is used to transfer and receive money without using actual paper money. In that case, the demat account enables you to be electronically buy and sell shares on the stock market without having to exchange physical share certificates. So as I told you earlier, that initially before the online trading was introduced, there were trading happening under the banyan tree, when traders used to sit under big brokers used to sit under the banyan tree rings, and they used to offer we can say they used to give shares in the physical format as share certificates to investors. But now the system has changed. Now the things had become very secure and very safe, and for that demat account is introduced. So as you know, material and dematerial means material is something in physical form, and dematerial means there is no physical form. You are holding everything in electronic form, right? So your account will show those things, but you don't have any certificates for those things, right? So this is the demat account. Now during online trading, the purpose of a demat account is to hold shares that you have bought are dematerialized, thus making share trading easy. And in India, there are two demat account service providers, that is provided by depositories such as NSDL and CDSL through intermediaries, depository participants and stock brokers. And during online trading, shares are bought and held in a demat account, thus facilitating easy trade for the users. A demat account holds all the investments an individual makes in shares, government securities, exchange traded funds, that is ETFs, bonds, mutual funds in one place. So दोस्तों, अगर हम डीमैट अकाउंट की बात करेंगे तो डीमैट का मतलब है डीमेटीरियलाइज्ड अकाउंट, मतलब कि आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, आपके पास कोई फिजिकल फॉर्म में कोई चीज़ नहीं, कोई शेयर्स नहीं है। पहले जो है स्टॉक्स जो थे फिजिकल फॉर्मेट में वो लिए जाते थे, इसको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स दिए जाते थे, जो कि एक डॉक्यूमेंट होता था, आपको उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, और वो काफ़ी रिस्की, उसके गुम होने के चांसेस, ख़राब होने के चांसेस होते थे। लेकिन अब जो डीमैट अकाउंट है, डीमैट का मतलब है बिना किसी मटेरियल के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके शेयर जो है होल्ड किए जाएंगे। जैसे आप बैंक में जाते हैं, आप सारा पैसा आपके पास बैंक में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपके पास जो बैंक आप मतलब कि आपका अगर फिजिकल फॉर्मेट में पैसा नहीं है, आपके पास बैंक अकाउंट है, आपके पास बैंक अकाउंट में मान लो 1 लाख रुपए, तो वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ कि आपके पास 1 लाख रुपया है, मतलब कि वो वहाँ पे जब तक आप उस पैसे को मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं लेना चाहोगे, तब तक वो वहाँ पे पेपर पे होगा, लिखा हुआ, ठीक है, राइट। तो वो एक डीमैट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो जब भी हम क्या बोलते हैं, अगर हम कोई शेयर्स खरीदते हैं तो वो एक उसके लिए एक डीमैट अकाउंट चाहिए जो आपकी होल्डिंग को शो करेगा। सिंपल है। तो इंडिया में 2 अलग टाइप के जो है यहाँ पे डिपॉजिटरीज हैं जो आपको डीमैट अकाउंट ऑफर करते हैं, एक NSDL के नाम से है और एक CDSL के नाम से, ठीक है। और अगर हम एक डीमैट अकाउंट की बात करें तो डीमैट अकाउंट में आपकी सभी होल्डिंग्स आएंगी, आपके शेयर्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, अगर आपने ETF लिया है, एक्सचेंज ट्रेडेड, अगर म्यूचुअल फंड्स लिया है, तो वो सब आपके जो है एक प्लेस पे शो होगा।
अभी दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि डीमेटलाइजेशन क्या होता है। मैंने आपको पहले समझाया कि कन्वर्टिंग किसी फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में क्या करना, कन्वर्ट करना। तो ये बहुत ईजी है मेंटेन करना, होल्ड करना, और वो सिक्योर भी है। यहाँ पे इसके लॉस होने का खतरा नहीं है, ठीक है। तो ये डीमेटलाइज फॉर्म हो गया, ठीक है। सो डीमेटलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, which is a lot easier to maintain and is accessible from anywhere throughout the world. An investor who wants to trade online needs to open a demat account with a depository participant or the DP. The purpose of dematerialization is to eliminate the need for the investor to hold physical share certificates and facilitate a seamless tracking and monitoring of holdings. Also, it also ensures safety, because there is a, if we are holding something in physical format, so there are chances the things can be lost. They may be torn up, or they may be lost, or they may be damaged. But if you are holding something in dematerialized form, so there is no such chance. So it is quite safer, it's safe mode, okay. It's a safe. So SEBI has made it mandatory for everyone to convert all their physical shares into demat account by this April. From 2019 April, all the physical shares are to be converted in the demat account, and those who have not done this, we can say their shares may be then lapsed. Their value will be zero. They will not be considered from April onward, 2019 onward. So SEBI has recently passed this guideline to all the brokers to convert all the physical share certificates into demat form. Now friends, let us talk to how to open a demat account. So simply friends, first of all we have to select a broker as per our need, what all needs we have. So depending on the needs, we have to select the broker. Then we have to compare the brokerage rates and the services provided, then get into touch with the selected broker for trade account opening. We have to fill up, we can say, account opening form. Then we have to do the KYC. KYC is to know your customer, means you have to give your address proof and identity proof. So those things become your KYC form. So that's a special form actually. Once you submit all these things, so your KYC form will be, so you will become as a KYC, okay. So once you have got the KYC, that will be used everywhere. Submit along with the proof of the identity and address, application verification process, and then get trading account details. And accordingly, once you have trading account, then you can place the buy and sell order. So unless you have a demat account, you cannot we can say trade or invest in stock market. So before, it's the most important requirement for any person, for any trader, whether you are intraday trader or investor or whatever you want to deal in stock market. So first thing is demat account. If you don't have demat account, you cannot trade. Just like if you want to deposit money somewhere in we can say electronic format, so for that you must have a bank account. Without a bank account, you cannot deposit your money anywhere, because if you deposit, that will be going in charity or somewhere, you will be giving it to someone, right? So if you want to trade in stock market and you want to buy, invest or trade, so you must have a demat account. So demat account is the first and the foremost requirement. So we should choose our brokers very carefully, keeping certain things in mind. Okay, now some of the documents needed to open a demat account are identity proof, that may be a driving license, address like passport, proof of income, that's in case of trading in derivatives such as future and options. So copy of ITR acknowledgement, proof of bank account, you have to give your cancelled check, PAN card, even Aadhaar card, 1 to 3 passport size photographs. So these are some of the things required. And friends, for intraday trading, we need a discount broker. Reason being, discount broker, as I told you before, that their brokerages are very low, very minimal, because they do not offer you, they don't give you any services, like they don't sell you which stocks to buy and sell. So they just give you your right to, they just help in assisting your trades, but they will not give any recommendations. So for intraday trading, we need discount broker, because otherwise if we are going with a fully paid brokers, so the brokerage charges will be very high, right? So for that we need a we can say discount broker. And some of the most famous brokers, discount brokers in India are Zerodha, Upstocks, TradeSmart Online, 5paisa, and many others are there coming new. Many and more brokers are coming. So friends, if anybody wants to open a
demat account, free of cost till 30th of this month, 31st of this month, then you can WhatsApp me at my number. This is my WhatsApp number 9797382772. So friends, you can WhatsApp me at this number for opening a demat account, because I told you demat account is the first requirement to start trading or investment. So friends, this is my second video on the intraday series 1. So I hope you might have learned a lot about stock market. You might I might have answered your most of the queries, the most of the question that might arise in your mind. So I have made this video in this format so that I can answer the common queries of the traders, the people, those who want to come in stock market, right? So friends, with this I'm closing the video, and see you in the second video. That's again a free video, third video of the we can say intraday series 1, which is a free intraday series. But friends, anybody who wants to become the part of our 1-year professional traders program, so you can WhatsApp me at that same number. As I told you, you can WhatsApp me at that number. Friends, in this program we will go through various things. I will provide you various strategies, the risk management, money management, loss management, various practical things through private videos, PDF files. Various lessons will be shared with you in the in the Telegram. You will get access to various things, Excel sheets, PDF lessons, right? So many more things are there. So friends, those who want to become the part of this 1-year professional trader program, they can join me. They can WhatsApp me at my WhatsApp number. That's 9797382772. So friends, I hope you might have learned something, and I will try to make my third video on the intraday series 1 very soon, and see you then.